हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम एचटेट 2023 का जो पेपर हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक पहले दो पार्ट्स में पहले 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो ये जो हमारा पार्ट नंबर 3 होगा और इसमें हम लास्ट के 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने पहले दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा, आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड एचटेट 2018 से लेके और 2022 तक के पेपर का सॉल्यूशन भी चैनल एंड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, उससे भी काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। स्टूडेंट, अगर आप एचटेट 2024 या आने वाले एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके 50 प्लस मार्क्स आ जाएं आउट ऑफ 60, तो उसके लिए मैं आपको एक कोर्स सजेस्ट करूंगा। हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री, और पढ़ रहे केमिस्ट्री पे एक कोर्स अवेलेबल है पीजीटी एंड सभी टेट एग्जामिनेशन के लिए। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगी एंड आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलता है यहाँ पे। ये कोर्स आप 3 महीने की वैलिडिटी के लिए भी, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए भी और 1 साल की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका सारी केमिस्ट्री के लगभग 11 से एमएससी लेवल तक के टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे कोर्स से पढ़ के एचटेट क्वालिफाई कर चुके हैं और पीजीटी भी लग चुके हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं। तो आप भी अगर एचटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, सब्जेक्ट में 60 में से 50 प्लस मार्क्स चाहते हैं, तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे ये वाला कोर्स जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 131। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एचपीएससी के स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछा गया था। एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री मेवात कैडर की जो वैकेंसी आई थी 2023 में, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी फॉर्मेट में। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल। अब सभी को पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी स्पिन कैसे होनी चाहिए? अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। तो ये कौन सा लॉ है? अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? अबाउ प्रिंसिपल तो ये बोलता है भाई पहले आपको लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो अबाउ प्रिंसिपल का इससे कोई लेना देना नहीं होता। यस, इसका करेक्ट आंसर आएगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्रीवियस ईयर्स में भी इसको पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये बात बोलता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की कैसे स्पिन होनी चाहिए? आपका सेम स्पिन होनी चाहिए। हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है? हुंड्स का रूल ये बोलता है पहले ना आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए सभी ऑर्बिटल में और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, उसके बाद आप पेयरिंग करवाइएगा। ये बात बोलता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा। एन प्लस रूल एंड अबाउ प्रिंसिपल एक जैसी ही बात है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, ये देखिएगा आपको यहां पे क्या निकालनी है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं मोलैरिटी, वो होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन वेट यानी कि 4 ग्राम गिवन है और मोलिकुलर वेट सोडियम का 23 होता है, सोडियम का 23 होता है, जो आपका ऑक्सीजन है 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो टोटल वेट, टोटल मोलिकुलर वेट कितना हो गया NaOH का? 40। तो ये क्या आ गया आपके पास? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गए। गिवन वेट बाई में मोलिकुलर वेट, डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर आप यहां पे इसको ml में लेंगे तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर लीटर में लेते तो 0.5 आता, वो बिल्कुल सही था। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये लगभग लगभग चला गया आपका 2 पे, ये लगभग लगभग चला गया आपका, ये रहा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 पे और इसका मतलब होता है 0.2 मोलार। इसका मतलब क्या होता है? 0.2 मोलार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको मोलैरिटी के फार्मूला का पता था तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर, मोलार भी जिसे बोलते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा स्टूडेंट।
इसमें एक्सेप्शन होता है, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है एचटेट के एग्जाम में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अमंग द फ्लोइंग। देखिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यहां फ्लोरीन के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो 2p ओवरलैपिंग होती है, यहां पे 3p ओवरलैपिंग होती है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि F2 के अंदर 2p ओवरलैपिंग होती है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए F2 स्ट्रोंगेस्ट है और इसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है, बट स्टूडेंट ये एक्सेप्शनल नेचर की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि जो फ्लोरीन है उसका साइज छोटा है। अगर साइज छोटा है तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो ये रीजन दिया जाता है कि इनके बीच में रिपल्सन होता है और इस रिपल्सन की वजह से ये डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है। तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस, सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन की, उसके बाद होती है ब्रोमीन की, उसके बाद होती है आपका F2 की, और सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है I2 की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट ये एक्सेप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, काफी एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 देखिएगा, सॉल्यूशन चैप्टर से है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। इफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड एसोसिएट इन बेंजीन। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा जो इथेनोइक एसिड होता है वो डाइमराइजेशन का फिनोमिना शो करता है, वहां पे डाइमराइजेशन का फिनोमिना होता है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं इसको, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। यहाँ पे आपका डेल पॉजिटिव, यहाँ पे आपका डेल नेगेटिव। तो ये जो बॉन्ड देख पा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे ये डेल नेगेटिव, ये जो बॉन्ड आप देख पा रहे हैं ये क्या है आपका। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या कर जाते हैं, डाइमराइज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, डाइमराइज कर जाते हैं, डाइमर बनता है। अब आप सभी को एक फार्मूला पढ़ाया जाता है कि जो 1+ जो आयोटा होता है जिसे हम वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। अगर ये डाइमराइज हो रहा है, अगर ये डाइमराइज हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2। अगर ये डाइमराइज हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। देखिए जब भी एसोसिएशन होता है ना, एसोसिएशन से नंबर ऑफ जो आपका बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो ऐड होते हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो आपका वेंट ऑफ फैक्टर कम होता है। अगर डिसोसिएशन होता है, उस डिसोसिएशन के लिए फार्मूला अलग होता है स्टूडेंट, वहां पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, है ना, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं तो वेंट ऑफ फैक्टर भी इंक्रीज होता है। बट इथेनोइक एसिड का डाइमराइजेशन होता है, इसीलिए उसका वेंट ऑफ फैक्टर आपका कम होके, अगर ये डाइमराइज हुआ इसलिए वो 1/2 हो जाता है। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर KB इंटू में मोलैलिटी। अगर पहले जब तक ये एसोसिएशन नहीं हो रहा था वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 थी, अब जैसे ही ये एसोसिएशन होके डाइमराइज हो रहे हैं इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। अगर इसकी वैल्यू 1/2 हो गई तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी हाफ हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी आपका हाफ हो जाएगा। तो डेल्टा TB ऑफ इथेनोइक एसिड विल बी डबल, डबल बिल्कुल भी नहीं होगा, एसोसिएशन से आपका वेंट ऑफ फैक्टर कम होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा TB ऑफ इथेनोइक एसिड विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। हाफ क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पे डाइमराइजेशन का फिनोमिना टेक प्लेस करता है। अगर डाइमराइजेशन होगा, है ना, अगर डाइमराइजेशन होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू, डेल्टा TB की वैल्यू भी आपका हाफ हो जाएगी। समझ में आया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, स्टूडेंट सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखा जाता है वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखा जाता है वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये एमाइन है, एमाइन, ये क्लोरो है और ये आपका नाइट्रो है, नाइट्राइटो भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है एमाइन। तो प्लेटिनम आएगा क्या, कभी नहीं। क्लोरो आएगा क्या, कभी नहीं। ये दोनों तो आने नहीं है, यस।
डाई एमाइन। और ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहां पे जो एमाइन की स्पेलिंग होती है ना, यहां पे डबल एम ही होता है। क्या होता है? डबल एम। उसके बाद क्लोराइडो, उसके बाद नाइट्राइटो एन। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या वो न्यूट्रल हो, तो उसका इंग्लिश नेम यूज करते हैं, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर ये न्यूट्रल हो, जैसे यहां पे ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो जब ये पॉजिटिव और न्यूट्रल होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तब मेटल का इंग्लिश नेम यूज करते हैं। और जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होता है, तब मेटल का लैटिन नेम यूज करते हैं +8 लगाकर। तो यहां पे ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये न्यूट्रल है, इसलिए हम मेटल का इंग्लिश नेम यूज करेंगे, दैट इज प्लेटिनम। प्लेटिनेट यूज यहां पे नहीं करेंगे। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 आएगा। एक, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, NO2 के ऊपर भी -1 का चार्ज होता है। तो x -2 = 0 करोगे तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी दैट इज +2। क्या आएगी? दैट इज +2। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, काफी अपने आप में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका एक और वेरिएशन इसी क्वेश्चन का, वहां पे फिर आंसर अलग आता। इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, अगर आप वाटर वेपर को एक गैस मानते हैं, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 bar and 100 डिग्री सेल्सियस इज दिस। जब आपने वेपराइजेशन किया, है ना, जब वेपराइजेशन किया तो इतनी एंथैल्पी वहां पे चेंज हुई, निकली। द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इनटू आइस। स्टूडेंट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि 1 मोल ऑफ वाटर इनटू गैस वेपर, देन आंसर डिफरेंट आता। लेकिन इन्होंने बोला कि 1 मोल वाटर को बताओ इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा अगर 1 मोल वाटर को आपने वाटर को आइस में चेंज किया है। यस स्टूडेंट देखिएगा, यहां पे ये आपका H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड से आप H2O सॉलिड में जा रहे हैं। आइस का मतलब तो यही हुआ ना, आइस का मतलब तो यही हुआ। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ΔH इज इक्वल टू ΔU प्लस ΔNgRT। ये वाला फॉर्मूला होता है भाई आपके पास, ये वाला। अब देखो यहां से अगर मैं ΔU की बात करता हूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ΔH माइनस ΔNgRT। स्टूडेंट ये फॉर्मूला तब लगाते जी, ΔNg का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, गैसियस मोल्स। तो यहां गैस का तो कोई रोल रहा ही नहीं, यहां पे अब आपको क्या अप्लाई करके देखना पड़ेगा, यहां पे ओनली ΔN निकालना पड़ेगा, ओनली ΔN, नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, तो ΔN की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ΔN की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 0। अगर ΔN की वैल्यू 0 आ गई, देखो ΔN की वैल्यू 0 आ गई, अगर आप इस फॉर्मूला में इसको ऐसे अप्लाई करते हैं, ΔU इज इक्वल टू ΔH माइनस ΔN इंटू में RT, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल होता है चेंज इन एंथैल्पी के, स्टूडेंट अगर यहां आप लिक्विड से गैस में जाते तब आपके गैसियस मोल्स आते, फॉर्मूला पुट करना पड़ता, कहानी बनती। बट यहां पे आप वाटर से आइस में जा रहे हैं, और जब भी आप वाटर से आइस में जाएंगे तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल ही होती है। तो एंथैल्पी का कितना चेंज हुआ था, 41 किलो जूल पर मोल। तो इंटरनल एनर्जी में भी कितना चेंज होगा, 41 किलो जूल पर मोल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। होप कि आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, वाटर टू आइस पूछ रहा है या वाटर टू वेपर पूछ रहा है। अगर वाटर टू वेपर पूछता फिर ΔNg की वैल्यू वहां पे रोल में आता ΔNg, और तब ΔNg की वैल्यू 1 हो जाती, ठीक है। RT की वैल्यू आप सभी को पता होती है 8.314, तब इसका जो आंसर आता ना, तब इसका आंसर आता 37। आप निकाल के देखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। देखो एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है 41, ΔNg की वैल्यू अगर वाटर से वेपर में जाता ΔNg,
वाटर लिक्विड से वेपर का मतलब क्या हो गया, गैसियस मोल्स कितने, एक। आरटी की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 373 केल्विन। अगर आप वो पुट करते तो फिर आंसर आपका आ जाता 37.904 किलो जूल पर मोल इज द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, 137, 37 कह रहा हूं, 137। इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्स जिनोन के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, बट नियोन जो है उसके कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, तो NeF2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिनोन का ये कंपाउंड, इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, इसकी भी स्ट्रक्चर हमें पता है ना। तो ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, जिनोन के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, बट नियोन के कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। काफी इनर्ट गैस होती है नियोन, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एल्कीन्स प्रोड्यूस प्रोपेन टू ओन, यानी कि प्रोपेन टू ओन का मतलब क्या होगा, यानी कि एक तो एसीटोन बन जाए, ये देखो, एक तो एसीटोन बन जाए और एक बन जाए मिथेनॉल, एक बन जाए क्या, मिथेनॉल। बताओ ऐसा कौन सा एल्कीन रहा होगा। स्टूडेंट ओजोनोलिसिस का होप कि आपको आइडिया होगा अच्छे से। अगर आप प्रोप 1 इन लेते हैं, प्रोप 1 इन, ठीक है, दिस इज प्रोप 1 इन, तो यहां पे इस बॉन्ड के होमोलिटिक क्लीवेज करोगे, इसको सी डबल बॉन्ड ओ देते एंड इसको सी डबल बॉन्ड ओ देते, ठीक है। यहां पे फॉर्मल्डिहाइड तो बन गया, बट दिस इज एसिटल्डिहाइड्स, दिस इज एसिटल्डिहाइड, तो ये एसिटल्डिहाइड है। तो प्रोपीन वाला तो आ ही नहीं सकता, ओनली प्रोपीन वाला तो आ ही नहीं सकता, हटा दीजिए इसको तुरंत। अगर ब्यूट 2 इन लेते, अगर ब्यूट 2 इन लेते तो यहां 2 मोल मिलते, किसके, एसिटल्डिहाइड के। इस बॉन्ड के होमोलिटिक क्लीवेज करते तो आपको 2 मोल मिल जाते सी डबल बॉन्ड ओ एच के, यानी कि एसिटल्डिहाइड्स के। ये भी आंसर नहीं होगा। अगर आप लेते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या लेंगे स्टूडेंट, 2 मिथाइल प्रोपीन, यहां पे देखिएगा मैं यहां पे बनाता हूं, 1 2 3, 2 पे लगा दो मिथाइल एंड 1 पे ही लगा दो क्या, ये रहा, यस। अगर स्टूडेंट आप इस बॉन्ड का ओजोनोलिसिस करेंगे, यहां से इसको डबल बॉन्ड ओ दो, इसको डबल बॉन्ड ओ, तो ये बन गया एसीटोन, जिसको प्रोप टू ओन भी बोलते हैं, प्रोपेन टू ओन, और एक कार्बन है, ये आपका बन गया फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका बन गया फॉर्मल्डिहाइड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा, इनमें से कौन सा आइसोमर शो करेगा वो आपको बताना है। स्टूडेंट ये देखिए, ये बन गया MA4 टाइप का एंड B2 टाइप का, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। अगर आप दोनों क्लोरीन को 180 डिग्री पे रखते हैं तो ट्रांस फॉर्म आती है, अगर दोनों क्लोरीन को 90 डिग्री पे रखते हैं तो सिस फॉर्म आती है। A का 4 आएगा, A का 4 इस ऑप्शन में है और A का 4 इस ऑप्शन में है। उसके बाद देखो ये रहा, ये देखिए सिस फॉर्म जो होती है इसकी, वो ऑप्टिकल एक्टिव होती है। मैं अभी आपको बना के भी दिखा देता हूं। अगर आप इसकी सिस फॉर्म की बात करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका HPSC के PGT एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्लोरीन हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, यहां पे आप देख सकते हैं ये EN हो गया, एक इथाइलिन डायमीन और एक इथाइलिन डायमीन आपका ये हो गया। ये सिस फॉर्म ली मैंने, देखो 90 डिग्री। अगर आप इसकी मिरर इमेज लेते हैं, अगर आप इसकी मिरर इमेज लेते हैं तो जो इसकी मिरर इमेज आती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इसलिए ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, इसलिए ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल। इसको आप इसके ऊपर उठा के देखिए तो आपको दिखेगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, इसीलिए ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बी का 1 आएगा, तो यहां बी का 3 दिया है, बी का बट 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसको देखिएगा, यहां पे बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर Br है और यहां पे अंदर सल्फेट है, तो आयन का एक्सचेंज हो सकता है, इसलिए इसको आयोनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं, इसलिए इसको आयोनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं। यहां पे 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जहां पे भी 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखाई दे जाए वो पक्का ही कोऑर्डिनेशन आइसोमर होता है, वो पक्का ही कोऑर्डिनेशन आइसोमर होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं भाई, ये देखिएगा 140 55, बताइए एटॉमिक नंबर 55 कहां लाई करता है। स्टूडेंट देखो, सोडियम का होता है 1, सॉरी हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन में 2 ऐड, ग्रुप 1 की बात करता हूं, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन का होता है 1, उसके बाद 3, तो यहां पे कितने ऐड किए 2, उसके बाद कितने ऐड कर दो 8, कितना आ जाएगा 11,
उसके बाद अगेन 8 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 19, उसके बाद 18 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 37, उसके बाद अगेन 18 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। तो 55 एटॉमिक नंबर किस ब्लॉक में एग्जिस्ट करेगा? एस ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है। सभी का आइडिया इस ग्रुप 1 से ही लगा सकते हैं। ग्रुप 1 जो है ना अल्कली मेटल्स का होता है। तो 1, 3, 11, 19, 37 और 55। तो 55 किसका होता है भाई आपका? तो ये देखो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। तो भाई जो 55 एटॉमिक नंबर होता है वो सीजियम का होता है, और सीजियम अल्कली मेटल है, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई, यहां पे आपसे बोला गया विच इज द मोस्ट स्टेबल रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्जन। क्या किया गया है? डबल बॉन्ड एज इट इज। ये जो आपको दिख रहा था ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड OCH3, ये कन्वर्ट हो गया है किसमें? इसके एसिड के सोल्ट में। स्टूडेंट दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। इसको हम आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। जहां पे भी आपको ये दिखाई दे जाए COCH3, जहां पे भी आपको दिखाई दे जाए COCH3, वो क्या शो करता है? वो आपका हेलोफॉर्म टेस्ट शो करता है। और हेलोफॉर्म टेस्ट का जो प्रोडक्ट बनता है, यहां से इस हाइड्रोजन को हटाओ, CHI3 बनाओ। क्या बनाओ? CHI3। ये कार्बन हटेगा, CHI3 बनेगा, और प्लस में इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बना दीजिए। तो टोलेंस रिएजेंट में क्या होता? टोलेंस रिएजेंट में ये प्रोडक्ट नहीं बनता। टोलेंस कीटोन तो शो करता ही नहीं है। टोलेंस टेस्ट जो होता है वो कीटोन शो करता ही नहीं, ये तो कीटोन है। बेंजोइल पेरोक्साइड, ये भी यहां पे क्या, या ये क्या करता है? इसको बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी थी, तो वहां पे ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता है ना। I2 एंड NaOH, बिल्कुल सही बात है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है। जब आप I2 एंड NaOH की रिएक्शन करवाते हैं ऐसे किसी कंपाउंड के साथ जहां पे मिथाइल कीटोन अवेलेबल होता है, COCH3 होता है, वो हेलोफॉर्म पॉजिटिव शो करते हैं, एंड वहां पे आपको येलो कलर के पीपीटी भी दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3, हेलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 142, क्लोरीन गैस से 2 एटम्स बन गए क्लोरीन के, तो डेल्टा H का साइन बताइए और डेल्टा S का। स्टूडेंट देखो, 1 से 2 बन गई तो एंट्रोपी पक्का इंक्रीज हुई होगी, और मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था जब भी एंट्रोपी इंक्रीज करती है उसका साइन पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा S पॉजिटिव, क्या डेल्टा S नेगेटिव होगा? ना, ये तो नहीं हो सकता। क्या दोनों नेगेटिव होंगे? नहीं। अब देखो, जब भी आप Cl2 गैस को ब्रेक करेंगे, इनिशियली आपको कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये वाली जो रिएक्शन होती है, वो एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है? एंडोथर्मिक। आपको एनर्जी देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसे बोलते हैं। और जब भी एनर्जी देनी पड़े, जब भी एनर्जी आपका कंजम्पशन होता है एनर्जी का, तब आपका साइन पॉजिटिव होता है ना। जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा H नेगेटिव होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है डेल्टा H पॉजिटिव होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। 143 नंबर सॉल्यूशन, 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। स्टूडेंट, जब भी आप बोरेक्स की रिएक्शन करवाते हैं, बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है भाई? Na2O7.7.6H2O, शायद ऐसा कुछ फार्मूला होता है। ये तो पक्का की होता है। वाटर कितने मोल होते हैं वो आप देख लीजिएगा। जब आप इसको वाटर में डालते हैं तो वहां पे अल्कलाइन सॉल्यूशन मिलता है, वहां पे आपका बेसिक सॉल्यूशन मिलता है भाई, ये याद रखिएगा। वहां पे आपका अल्कलाइन और बेसिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है। जब भी आप बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे वहां पे आपको बेसिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो यहां पे NaOH की फॉर्मेशन होती है, NaOH की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और दूसरा यहां पे ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है जो कि एक वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो अल्कलाइन टाइप का बनेगा, अल्कलाइन नेचर का बनेगा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 144, arrange the flowing alkyl halide in decreasing order of the rate of beta elimination reaction. Beta elimination reaction with alcoholic KOH. alcoholic KOH के साथ आपने रिएक्शन करवानी है तो आपको बताना है कि रेट क्या होगा। स्टूडेंट, जब भी अल्कोहलिक KOH, अगर एक्वस KOH होता तो कहानी
वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती। अल्कोहलिक KOH अगर है तो वहां पे E2 एलिमिनेशन होता है ना, E2 एलिमिनेशन। और आप सभी को पता होगा कि E2 एलिमिनेशन क्या, कौन को E2 एलिमिनेशन को कौन फेवर करेगा? लेस स्टेरिकली क्राउडिंग, लाइक दैट SN2 होता है, ये सिंगल कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। तो ये देखिए, ये आपका स्टेरिकली, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है, यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप लग गया, वहां पे CH3 था। तो सबसे ज्यादा जो रेट होगा आपका, जो डिग्री आपसे पूछा है क्या, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, और ये तो 2 डिग्री हो गया, ये तो लीस्ट होगा। तो बी का रेट सबसे ज्यादा, फिर आपका सी का, और ए का सबसे कम होगा, है ना। ये लाइक दैट SN2 होती है, स्टेरिक क्राउडिंग का रीजन होता है, बेस ने अटैक करना होता है यहाँ पे भाई। पहले क्या करता है, बेस अटैक करेगा इसके ऊपर, और फिर Br यहां से बाहर निकलता है। तो जितनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी उतने बेस को अटैक करने में प्रॉब्लम होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन इज नॉट नियरली आइडियल इन बिहेवियर। आपसे पूछ रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताइए। स्टूडेंट, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो रहा है। देखो, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, दोनों के दोनों अल्केन्स हैं, ये तो पक्का आइडियल सॉल्यूशन है। ब्रोमोमीथेन, क्लोरोइथेन, दोनों के दोनों एक जैसे लग रहे हैं बिल्कुल, तो ये भी कैसे होंगे आइडियल। बेंजीन एंड टोलवीन, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, दोनों के दोनों नॉन पोलर होते हैं, तो ये भी कैसा होगा आपका, है ना, ये भी कैसा होता है आपका, ये भी आइडियल होता है। बट ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कार्बन डाई सल्फाइड यानी कि CS2, ये नॉन पोलर नेचर का होता है, और एसीटोन पोलर नेचर का होता है। तो ये आप बोल सकते हैं बेसिकली कि यस, ये आपका नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 देखिएगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एक्टेनाइड सीरीज। तो एक्टेनाइड सीरीज में कौन कौन आते हैं भाई, है ना, एक्टेनाइड सीरीज में कौन कौन आते हैं आपका। तो इसके लिए ट्रिक होती है भाई आपका, ये बेसिकली कहां से स्टार्ट होती है भाई, ये आपका स्टार्ट देखो, यूरेनियम पक्का ही आता है, यूरेनियम पक्का आएगा, यूरेनियम पक्का आता है, NP भी पक्का आता है भाई, नेपच्यूनियम करके बोला जाता है इसको, एंड FM भी यहां पे आता है ना। तो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रिक भी होती है भाई, है ना। तो ये आपका स्टार्ट करता है कहां से, TH, तो TH न्यूज़पेपर पुराने, ऐसा करके एक ट्रिक होती है भाई ना। NP यूज किया जाता है आपका, न्यूज पेपर यू, है ना। तो भाई एक प्रॉपर ट्रिक होती है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना। एक्टेनाइड सीरीज के लिए एक प्रॉपर ट्रिक होती है, ठीक है, एक्टेनाइड सीरीज के लिए एक प्रॉपर ट्रिक होती है, मुझे अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। बट TM जो है आपका, है ना, ये आपका जो एक्टेनाइड सीरीज का पार्ट नहीं होता, ये तीनों के तीनों, है ना। कैफे में एस फरमाते, कैफे में एस फरमाते, FM जो आता है ना फरमाते, वो आपका ट्रिक आता है मेडोना लारा करके। तो पूरी एक ट्रिक होती है भाई आपका, है ना, पूरी एक ट्रिक होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, आम कम बिके, कैफे में एस फरमाते, मेडोना लारा। देखो काफी हद तक याद आ गई है ना। तो काफी हद तक मुझे याद आ गई है, न्यूज़पेपर, है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन TM इज द करेक्ट आंसर, TM इज द करेक्ट आंसर। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताना है स्टूडेंट, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपका HPSC के PGT एग्जाम में भी पूछा गया था। अरेंज द फ्लोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स में सीधा सा वेरिएशन है, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टूडेंट जो आपके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलिकुलर वेट के। क्यों? क्योंकि मोलिकुलर वेट जो है, जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा उतनी ज्यादा वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जितनी ज्यादा वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो ये देखिए सारे के सारे अगर आप देखेंगे, ये हो गया एन ब्यूटेन, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5, यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी के होंगे तो ए के होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मोलिकुलर वेट सबसे कम है, यहाँ तो मोलिकुलर वेट सबसे कम है, ए। अब देखो यहाँ पे एन पेंटेन है, इसमें ब्रांचिंग 0 है। ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होने से वंडरवल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम होती है, और वंडरवल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे सी के, किसके? सी के। फिर किसके? यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांचिंग हुई है और यहाँ पे 2 ब्रांचिंग हुई है, तो करेक्ट आंसर जो आएगा
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करते हैं मोलिकुलर वेट पे। तीनों में 5-5 कार्बन, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन सबसे ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा। सी के सबसे ज्यादा होंगे, फिर बी के होंगे, फिर डी के, और ए के सबसे कम होंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। कैनिजरो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई स्टूडेंट ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो इसी का एसिड का सोल्ट बन जाता है, और इसी का आपका क्या बन जाता है भाई, आपका अल्कोहल बन जाता है। तो ये होती है आपका कैनिजरो रिएक्शन। तो ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो कैनिजरो रिएक्शन शो करते हैं। तो इथेनॉल देखिए, इथेनॉल कैनिजरो शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास क्या है, देखो, ये एल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन, और इसके पास 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है। इथेनॉल जो होता है ये बेसिकली आपका अल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। अल्डोल कंडेंसेशन में जस्ट रिवर्स होता है। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो अल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, तो आपसे पूछा बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। तो अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि भाई नाइट्रोजन का साइज सही है, छोटा है, तो ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छे से एक्युमुलेट करके रखता है। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ज्यादा डिस्पर्स हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर वो आपका कम हो जाती है। तो डाउन द ग्रुप जाने से नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड की बेसिसिटी कम होती है। सबसे अच्छा बेस जो होता है दैट इज अमोनिया। अमोनिया सबसे अच्छा बेस होता है, और डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज। रीजन दिया जाता है साइज का इंक्रीज होना, साइज का इंक्रीज होना। क्वेश्चन नंबर 150 और लास्ट क्वेश्चन हमारा एचस्टेट 2023 के पेपर सॉल्यूशन का। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड बी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू वेंटो फैक्टर के एफ इंटू में, सॉरी के एफ कह रहा हूं, के बी आएगा भाई, के एफ होता फ्रीजिंग के केस में, के बी इंटू में मोलैलिटी। इस वेंटो फैक्टर को देखना है, क्योंकि यहां पे देखो ये तो सेम है, कंसंट्रेशन तो सेम है। अब देखो जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे? एक Na पॉजिटिव, एक OH नेगेटिव। यहां पे कितने आएंगे? 2Na पॉजिटिव प्लस में एक सल्फेट, है ना। यहाँ पे कितने आएंगे? एक आएगा अमोनियम आयन और एक आएगा नाइट्राइट आयन। यहाँ पे भी क्या बनेगा? एक K पॉजिटिव प्लस में एक NO3 नेगेटिव। यहाँ पे भी नंबर ऑफ आयंस 2 हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ आयंस 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस 3 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस 2 हैं। खुद ब खुद क्लियर हो जाना चाहिए। जिसका वेंट ऑफ फैक्टर, क्योंकि डेल्टा जो टीबी होता है ना वो क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नोट। तो देखो जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतनी ज्यादा ये वैल्यू होगी, और इसकी इस वैल्यू का ज्यादा होने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होना। तो जहां पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे वहीं पे आपका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो स्टूडेंट ये था हमारा एचस्टेट 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। होप कि आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई हैं। जिस बच्चे को लग रहा है जी मेरे तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो कोर्स लेके कंसेप्ट पढ़ लें, उसके बाद प्रीवियस ईयर देखें, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इस क्लास में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।